Wait, wait. Hello, is it Yes, audible, man. guys? Yes. Okay. So we'll start now. Okay. So before understanding the meaning of income tax, let's understand the meaning of tax first. Okay. Tax is a contribution levied on persons, property, or business for the support of government. Okay. So with the help of this fund, which is collected through tax, government spends this amount for various developmental activities, maybe for hospital, maybe public park, defense, etc. Okay, so it is the fees or it is the contribution of person by property or business to support the government so that government can spend on various developmental activities. Okay, what are the two types of taxes? There are two types of taxes, that is direct tax and indirect tax. What do you mean by a direct tax? Direct tax, when person pays direct tax, he pays it from his own pocket. Okay. What happens in indirect tax? Indirect tax is collected by the dealer and paid. It is paid to the government. Okay, like in case of GST, what happens? The amount is included in the amount of your product, and your dealer collects it and it is paid to the government. So it is indirectly paid. Okay. डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स में जिसका इनकम होता है वो अपने ओन पॉकेट से क्या करता है? पे करता है, ओन इनकम से वो क्या करता है? वो पे करता है। ठीक है। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता है कि जब आप जीएसटी पे करते हैं, जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो डीलर कलेक्ट करता है आपसे टैक्स और वो क्या करता है? गवर्नमेंट को पे करता है। तो इंटरमीडियरी होता है आपके टैक्स के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो आपसे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है। तो आप सबको पता है, ये चीज एकदम कॉमन सी चीज है कि इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और इन केस ऑफ जीएसटी और कस्टम, क्या होता है कि आप बेयर करते हो टैक्स, मीन्स कस्टमर इज बेयरिंग द बर्डन ऑफ टैक्स। Okay, and dealer is collecting, dealer is just acting as an agent. The dealer is collecting it from your side and it is paid to the government. Okay, so who's earning here? The person who is earning is dealer, but who's paying tax here? The person who is spending, है ना? तो जो स्पेंड कर रहा है वो यहाँ पे कर रहा है, जबकि डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जो इनकम अर्न कर रहा होता है वो पे कर रहा होता है। ठीक है। सो मैं इनकम अर्न करूंगा, मैं पे करूंगा, तो इनकम टैक्स दैट इज डायरेक्ट टैक्स। समवन इज कलेक्टिंग फ्रॉम मी एंड देन इट इज पेड टू द गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। ओके, एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल जो है इट इज इनकम टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स का पब्लिक आर पे। हाँ, करेक्ट है। पब्लिक नॉर्मली क्या करती है? पब्लिक ही टैक्स पे करती है और डीलर तो सिर्फ कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है। बट इन केस ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ऐसा नहीं। इनकम टैक्स इज पेड बाय द पब्लिक ओनली एंड इट इज पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। वो कहीं कोई कलेक्ट करेगा फिर गवर्नमेंट को पे करेगा, ऐसा नहीं होने वाला डायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, दिस इज द ओनली रीजन योर इनकम टैक्स इज योर ओन बर्डन। आप किसी के ऊपर उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बट आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जीएसटी इज नॉट पेड बाय डीलर। ठीक है, जीएसटी इज पेड बाय द कस्टमर। ओके, तो what is happening here? Who's earning income? Dealer is earning income, but dealer is shifting the burden of tax to customer. ठीक है, तो वो बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो अपना क्या करता है? वो दूसरे कस्टमर को क्या करता है? शिफ्ट करता है। अब वैसे ही जब वो पर्सन, मतलब नॉर्मली चेंज जो होता है, मैन्युफैक्चरर बेचता है होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर देन कस्टमर को, है ना? तो मैन्युफैक्चरर इज कलेक्टिंग फ्रॉम होलसेलर, होलसेलर इज कलेक्टिंग फ्रॉम रिटेलर, रिटेलर इज कलेक्टिंग फाइनली फ्रॉम कस्टमर। द फाइनल बेयरर ऑफ टैक्स इज कस्टमर ओनली। ओके, सो कस्टमर को फाइनली वो जो बर्डन होता है वो शिफ्ट होता रहता है। हर बंदा क्या करता है? दूसरे के ऊपर शिफ्ट करता है बर्डन। ठीक है, तो जीएसटी इज फाइनली borne बाय द कस्टमर। ओके,
or it is shifted from manufacturer to wholesaler, wholesaler to retailer, retailer to customer. So indirect tax जो होता है वो आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं किसी के ऊपर, बट डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका टैक्स है, वो आपका इनकम है, आपका टैक्स है, आपको क्या करना, पे करना है. इज देयर एनी इशू, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस? आपको समझ में आ गया है? कुछ इशू है तो आप पूछो. इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी इशू? यस और नो? समझा? कुछ समझना है? अनम्यूट करके बोलना है बेटा. नहीं समझा तो नहीं बोलना है, समझा तो हाँ बोलना है. सिंपल. हाँ सर समझ गया. ओके. यस सर, समथिंग बोला किसी ने. हाँ, जीएसटी तो गुड्स पे और सर्विसेज पे लगता है. सर एक बार वापस बता दो. ओके ठीक है. एक्चुअली जब ज्वाइन किया था, मतलब जब हमने स्टार्ट किया था, तो देयर वर ओनली 6, नाउ इट इज 10. सो ओके, नो प्रॉब्लम. टाइप्स ऑफ टैक्सेस. टैक्सेस तो आपको पता है ऑलरेडी. टैक्सेस, द वर्ड टैक्स इज नॉट डिफाइंड हियर, बट आई हैव टेकन द मीनिंग एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. Okay, you can see this. This is the income of the assessee. Assessee is a person who pays tax. Okay, this is the amount of tax, and this is the government who's collecting from the assessee. So this is the common thing that you already aware of. Okay, tax is paid by the individual, paid by the person to the government. Okay, there are two types of tax, direct tax and indirect tax. इसको direct tax क्यों बोलते हैं? direct tax मतलब जिसका इनकम होता है. हम जो इस सेमिस्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, और इन कमिंग सेमिस्टर्स आपको इनडायरेक्ट टैक्स भी आएगा, दैट इज जीएसटी एंड कस्टम्स भी आएंगे आपके सिलेबस में, बट इन दिस 2 सेमिस्टर यू विल हैव डायरेक्ट टैक्स. ओके, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है आपका इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम. अगर इनकम आपका है तो आपको उस ब्रैकेट में आता है, तो आपको क्या करना होता है, टैक्स पे करना होता है. आप अपना टैक्स किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते. इफ यू आर एलिजिबल, इफ यू आर लाइबल टू पे टैक्स, तो आपको अपना टैक्स खुद ही पे करना है. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इट इज इंक्लूडेड इन योर प्रोडक्ट अमाउंट और सर्विसेज के अमाउंट में इंक्लूडेड होता है टैक्स. आपको पता है, मैं आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछूं कि आप टैक्स पे करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, यस और नो? आप टैक्स पे करते हैं, यस और नो? यस. तो एक बच्चा जो पैदा होता है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी इज ऑल्सो पेइंग टैक्स. उसके डाइपर पे, है ना, उसकी मेडिसिन पे टैक्स पे करना है. दैट्स अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. ऑब्वियसली अभी वो लाइबल नहीं हुआ इनकम टैक्स के लिए, डायरेक्ट टैक्स के लिए लाइबल नहीं हुआ, बट इनडायरेक्ट टैक्स तो हम लोग सब पे करते हैं. ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस. हम लोग डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की फिलहाल बात नहीं करने वाले. ठीक है. ओके, व्हाट इज इनकम टैक्स? दैट इज डायरेक्ट टैक्स में अभी हमारे पास सिर्फ इनकम टैक्स बचा है. एग्जांपल शॉपिंग मॉल. ठीक है. सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स, क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है, इनकम टैक्स ही है. इनकम टैक्स इन इंडिया इज अ टैक्स यू पे टू द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन योर इनकम. तो आपके इनकम के बेस पे आप क्या करते हैं, टैक्स जो गवर्नमेंट को पे करते हैं, दैट इज इनकम टैक्स. The government uses this tax money for the various purposes, including public service, infrastructure development, defense spending, and subsidies, among other options. So ये सारी चीजों के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, स्पेंड करती है. ठीक है, फॉर योर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, पब्लिक सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस. ठीक है, एजुकेशन आता है उसमें, हॉस्पिटल्स आते हैं उसके अंदर. सो दे स्पेंड योर टैक्स अमाउंट ऑन दीज एक्टिविटीज. इफ यू अर्न इनकम बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने इनकम के ऊपर इनकम टैक्स चार्ज होता है, कोई बताएगा? देखते हैं किसी को नॉलेज है यहाँ पे. कितने इनकम के ऊपर इनकम टैक्स चार्ज होता है? What is the amount limit, that is limit of income above which income tax is liable for general public? Okay, किसी ने चैट बॉक्स में 2 लोगों ने लिखा है. Someone is saying I think 25,000 or 1 lakh. No, it is 2,50,000. Okay, और
उसके बाद भी आप लाइबल नहीं होते हैं, देयर आर रिबेट्स एंड ऑल, तो वो अलग बात है। बट द एग्जेम्पशन लिमिट विच इज गिवन टू द पर्सन इज 2,50,000। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनीज, दे आर लाइबल टू पे इवन ऑन 1 रुपीज, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब जो हम लोग जैसे पर्सन लोग हैं वो। कंपनीज फर्म वगैरह के केस में तो वो हर अमाउंट के ऊपर, जो भी उनका अमाउंट ऑफ अर्निंग होता है, सबके ऊपर उनको टैक्स पे करना है, ठीक है। ओके, द हेड्स ऑफ इनकम, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। वन इज इनकम फ्रॉम सैलरी। सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपको क्या लगता है इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ओके, समवन इज सेइंग सर हैज रुपीज 2,50,000 सैलरी, सैलरी हो या कुछ भी हो, वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम, ठीक है। पूरे सोर्सेस मिला के अभी हम लोग देखेंगे कि हेड्स ऑफ इनकम कितने होते हैं, ठीक है। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। मंथली नहीं बेटा, पर एनम, ठीक है। हम लोग टैक्स जो है वो पूरे साल के लिए कैलकुलेट करते हैं। ओके ओके, ठीक है, डन। सो पूरे ईयर के लिए है 2,50,000, तो पूरे ईयर में अगर आपका 2,50,000 का इनकम होता है, ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 20,000 के आसपास आता है आपका पर मंथ जो होता है, ठीक है। सो उतना आपका सैलरी अगर होगा, सैलरी ही की बात नहीं हो रही है, देयर आर अदर इनकम, अदर हेड्स आल्सो अपार्ट फ्रॉम सैलरी। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड सैलरी? क्या मीनिंग होता है सैलरी का? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? आपको सैलरी सुनते हैं तो आपको क्या चीजें दिमाग में आती है? व्हाट इज द नेसेसिटी? एक सैलरी को सैलरी बोलने के लिए क्या चीज जरूरी होता है? चलो, कम ऑन, बोलिए। आप लोगों ने कभी सैलरी वर्ड नहीं सुना है? सुना है सर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? आप अपने हिसाब से बताओ, आपको क्या लगता है कि सैलरी के लिए क्या जरूरत है? व्हेन यू हियर द वर्ड सैलरी, तो क्या इंपॉर्टेंट है वहां पर? कब आप किसी अमाउंट को सैलरी बोल सकते हैं? किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि मंथली इनकम होना चाहिए। ओके, करेक्ट है। और कुछ? ठीक है, तो वो रेगुलर इनकम जो है, एक्चुअली सैलरी का एक फीचर ये भी है कि सैलरी इज एट सर्टेन इंटरवल्स। ओके, तो उसके लिए रेगुलरिटी जरूरी होता है। ओके, सैलरी के लिए इम्पोर्टेंट है कि देयर शुड बी एन एम्प्लॉयर व्हेन यू वर्क फ्रॉम अदर फॉर अदर्स, जी। ओके, गेट मंथली पेमेंट, ओके, ये भी ठीक है। तो आपको अदर्स का, अदर का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर, ठीक है। और जो काम कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉई, करेक्ट ना? सो देयर शुड बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। फिर एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को पास करता है इनकम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सैलरी बोलते हैं। आई होप आपको इतना समझा होगा सैलरी के लिए। बहुत सिंपल सी चीज है, यू ऑलरेडी नो अबाउट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है। इट इज दी, इट इज मैंडेटरी so that any income that passes from employer to employee will be treated as salary. Okay. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या लगता है आपको, क्या आएगा? हाउस प्रॉपर्टी से कौन सा इनकम होता है? ये हेड में आप कौन सा इनकम पढ़ेंगे? रेंट। रेंट, वेरी गुड। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रेंट। ओके, कैपिटल गेन्स वर्ड से समझ में आता नहीं है, बट जब आप असेट को सेल करते हैं तो जो वहां से गेन होता है आपको, उसको आप क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, सो एक बात बताओ, ये हम लोगों ने पढ़ा है क्या? ऑलरेडी हो गया है क्या हमारा? नहीं ना, मैंने आपको नहीं पढ़ाया ना टॉपिक, इनकम टैक्स वगैरह कुछ भी? इज दिस ऑलरेडी डन? जल्दी बोलो। नो सर। हाँ, नहीं हुआ, ठीक है, मुझे लगा मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको। कोई बात नहीं, नो इश्यूज। ओके, सो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, मैंने आपको ये भी हम लोगों ने बात किया था ऑलरेडी। एंड इनकम फ्रॉम
अदर सोर्सेस। ठीक है, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या जरूरी होता है, तो मैं ये वाले इधर से मैं कंफ्यूज हो गया कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो सिलेबस जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। ओके, प्रोफेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक प्रॉपर डिग्री चाहिए होता है, बट बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, और जो इनकम कहीं और नहीं आएंगे वो किस में आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएंगे। ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, सेक्शन 1 of this act says this act may be called as Income Tax Act 1961. It extends to whole of India. Save as otherwise provided in this act, it shall come into force on the first day of April 1962. ठीक है, सो इस एक्ट का नाम क्या है, दिस एक्ट इज कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अभी नीचे आप इंडिया की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इंडिया का मतलब क्या होता है, बट इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है इनकम टैक्स है। ठीक है, एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1962। ठीक है, ये फोर्स में कब आया था, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1962 से आया है। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया? इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब लैंड मास जो होता है उसको टेरिटरी, जो बाउंड्री है इंडिया की, दैट इज टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रिफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया है टेरिटरी और पूरे लैंड को, वो इसके मीनिंग में आता है। एंड इट्स टेरिटोरियल वाटर्स। ठीक है, टेरिटोरियल वाटर्स मतलब जो आपकी बाउंड्री में जो वाटर्स हैं, मतलब जो आपके क्या बोलते हैं, लेक्स हैं, जो रिवर्स हैं। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स में आते हैं। सी बेड मतलब जिसपे सी एरिया जिसपे होता है, सी जिसपे होता है उसको सी बेड बोलते हैं। एंड सब सॉइल मतलब सॉइल के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर का सॉइल। अंडरलाइंग सच वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड मेरीटाइम जोन। मेरीटाइम जोन मतलब सी एरिया को बोलते हैं। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसको बोलते हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, उसके ऊपर का एयर स्पेस, तो ऊपर के एयर स्पेस को भी क्या बोलेंगे हम लोग, इंडिया बोलेंगे। नाउ व्हाई आर यू लर्निंग कि इंडिया क्या होता है? तो अगर आपको कोई बोले कि अगर मैं वाटर पे हूँ तो मेरे पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पहले वो वाटर जो है, ठीक है, वो इंडिया की डेफिनेशन में आता है या फिर नहीं आता। ठीक है, सो इंडिया मीन्स टेरिटरी, उसके वाटर्स वगैरह भी उसके अंदर आते हैं। ठीक है, उसका लैंड, उसका वाटर, एयर, सब इंडिया की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पार्ट में आप देखो तो आपको पता चलता है मेरीटाइम जोन किसको बोलते हैं। ठीक है, सो मेरीटाइम जोन मतलब सी एरिया को बोलते हैं। अब अप टू 12 नॉटिकल माइल्स आप देखेंगे तो टेरिटोरियल सी है, कंटीजियस जोन है। अप टू 200 नॉटिकल माइल अगर आप देखेंगे तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, ये सी एरिया है पूरा। अब ये सब आपको जानने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया है कि सर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसको बोलते हैं या कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसको बोलते हैं, तो मैंने आपके लिए फिगर जो है ये यहाँ पे डाल दिया। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको कि मैरीटाइम जोन बनाओ या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाओ, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसको बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि सी एरिया से बेस लाइन से, मतलब ये आपका जब जैसे आप लैंड मास छोड़ देते हैं आपका सी एरिया स्टार्ट होता है। ठीक है, वहां से लेके बेस लाइन से लेके, ठीक है, लो वाटर से, वहां से आप 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, अब ये 200 नॉटिकल माइल, ये नॉटिकल माइल क्या होता है, नॉटिकल माइल मतलब जब आप नॉर्मल एरिया पे होते हैं तब आप क्या करते हैं, किलोमीटर वगैरह में क्या करते हैं, आप अपने उसको ये मेजर करते हैं एरिया को। जब सी में होते हैं तो सी एरिया जो होता है वो आपको पता है कि वो एकदम स्ट्रेट नहीं होता, जैसे लाइन में दिख रहा है वैसा स्ट्रेट नहीं होता। ठीक है, सी एरिया जो होता है वो ऊपर नीचे, जैसे आप बोलते हैं कि एक तो नीचे का एरिया जो होता है वो प्रॉपरली बराबर नहीं होता, और ऊपर का जो है वो आप देखेंगे कि वो भी प्रॉपरली नहीं होता है। तो माउंटेन्स वगैरह के लिए भी आप क्या करते हैं, नॉटिकल माइल ही यूज करते हैं। नॉटिकल माइल मतलब मेजरमेंट के लिए आप यूज करते हैं उसको। ठीक है, तो अप टू 200 नॉटिकल माइल आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा यहाँ पर है,
इस जगह पे है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है वो, यहाँ पर इनकम अर्न करता है तो भी टैक्सेबल है, ठीक है। वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में है, यहाँ पर भी है इस एरिया में, तो भी वो क्या होगा, वो सी बेड पे है, ये इसको बोलते हैं आप सी बेड, है ना, जिस पर सी होता है उसको सी बेड बोलते हैं, लाइन जो दिख रही है आपको नीचे की, ठीक है। आप कहीं पे भी हो, सब सॉइल में हो, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हो, ठीक है, सब जगह क्या होगा, आपको टैक्स लेवी होगा, ठीक है। तो इंडिया की डेफिनेशन में सब आता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया भी आता है, टेरिटोरियल वाटर्स मतलब उसकी जो टेरिटरी पे वाटर्स हैं वो भी आते हैं, सी बेड मतलब जिसपे सी है, सब सॉइल मतलब सी के अंदर का जो सॉइल है उसको सब सॉइल बोलेंगे आप, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है अप टू 200 नॉटिकल माइल आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, फिर मैरीटाइम जोन, ठीक है, ये सब चीजें क्या है आपके लिए इंडिया की डेफिनेशन में आ जाता है। और एयर स्पेस अबव इट मतलब आपके टेरिटरी और टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर का जो एयर स्पेस है, तो कोई बंदा अगर एयर स्पेस में है, एयर स्पेस में कैसे जाएंगे आप, या तो आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, या फिर आप एयरप्लेन से जा सकते हैं, या फिर और कोई मोड से आप अगर एयर में है, ठीक है, और आप ये बोलेंगे कि नहीं मैंने तो इंडिया की अर्थ पे मतलब लैंड पे नहीं हूँ और मैं ऊपर हूँ और मैं टैक्स नहीं पे करूंगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बंदा अगर एयर में है और अगर वो इनकम अर्न करता है तो भी टैक्सेबल है, कोई बंदा कोई टेरिटरी पे है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर है, इनकम अर्न करता है तो भी वो टैक्सेबल है, कोई बंदा अगर वाटर में है, इनकम अर्न करता है तो भी उसको क्या करना है, टैक्स पे करना है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में है, उसको इनकम अर्न करता है तो उसको टैक्स पे करना है, तो ये सारी जगह जो है वो इंडिया की डेफिनेशन में आता है। यहाँ तक कि आपको क्या होता है, इनकम टैक्स आप लाइबल होते हैं, यहाँ तक कि हैं तो आप, इसके बाहर है तो आप इनकम टैक्स के लिए लाइबल नहीं होंगे, बट यहाँ तक कि आप इनकम टैक्स के लाइबल हो जाते हैं। लेट मी नो अगर आपको ये डेफिनेशन में, ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 बताता है कि इस एक्ट का नाम 1961 है, which is applicable to whole of India and it came into force on first day of April 1961. Okay, so if there is any difficulty and difficulty in understanding this, let me know. आपको कुछ चीज नहीं समझ में आई होगी तो आप पूछ लो, okay? I am waiting. Is there any doubt? No sir, clear. ठीक है। So इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दे वोंट आस्क दिस ऑल्सो, कभी ये पूछा तो नहीं है, बट हाँ इंडिया की डेफिनेशन में क्या क्या आता है आपको ये तो पता होना चाहिए, बट दे हैव नेवर आस्क्ड दिस, ठीक है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। The act is Income Tax Act 1961. It is applicable to whole of India and it came into force on first day of April 1962. ये आपको याद रखना है, ठीक है। Then we have two types of definitions. Section 2 में there are two types of definition. Definition तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन definitions में आपको ये है कि दो तरह की डेफिनेशन आपने अब तक की भी जब देखा होगा तो दो तरह की डेफिनेशंस होती हैं। अभी मैं आपसे ही पूछूं व्हाट इज फिक्स्ड असेट, तो आप बोलेंगे सर प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड असेट है, ठीक है, फर्नीचर फिक्स्ड असेट है, सो लाइक दैट आप उसके एग्जांपल्स दे सकते हैं, या फिर आप उसको डिफाइन भी कर सकते हैं प्रॉपर्ली, असेट विच इज नॉट लिक्विड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है। अब ये दोनों डेफिनेशन में आपको क्या समझ में आता है, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन में आपने देखा कि टर्म्स आपने इंक्लूड किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल योर टीवाई बैच स्टूडेंट्स इंक्लूड नमीरा, मुस्कान, संदेश, आपने क्या किया, कुछ आपने बताया, एग्जांपल्स में बताया, ठीक है। इसी तरह का अगर आपको डिफाइन करना है प्रॉपरली, अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ कि टीवाई बैच स्टूडेंट्स मींस स्टूडेंट्स हु टुक एडमिशन इन टीवाई बैच कोर्स इन एकेडमिक ईयर 2020-21, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप एक तरह की डेफिनेशन ये भी हो सकती है और दूसरी तरह की डेफिनेशन ये भी आ सकती है, ठीक है। इंक्लूसिव जो डेफिनेशन होती है इसमें कुछ एग्जांपल्स होते हैं और देयर इज ऑलवेज अ स्कोप कि आप उसके अंदर कुछ और भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। बट एग्जॉस्टिव डेफिनेशन जो होती है परफेक्ट होती है, कंप्लीट होती है, एंड इट डज नॉट इंक्लूड एनीथिंग अदर देन व्हाट इज गिवन इन द डेफिनेशन। तो आप लोगों ने कई सारे डेफिनेशन देखा होगा,
तो डेफिनेशन में कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए होते हैं और कई जगह पे डेफिनेशन जो होती है वो कंप्लीट होती है, ठीक है, वहाँ पे एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं होते। तो व्हेन द वर्ड इंक्लूड्स इज यूज्ड इन द डेफिनेशन, तो यहाँ पे इंक्लूड वर्ड यूज होता है इसमें इंक्लूसिव डेफिनेशन में। दिस डेफिनेशन आर नॉट परफेक्ट, complete, and this type of definition always leaves scope to include additional things even if it is not given in the definition। तो हो सकता है कि आपकी डेफिनेशन के अलावा भी आप कुछ और इंक्लूड कर पाए। तो मैंने बोला है कि SYBFM में SYBFM स्टूडेंट्स इंक्लूड मयूर, अनादिल, ठीक है, मनीष। सो और भी कोई एडमिशन लेगा तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। सो these are inclusive definition, जहाँ पे आप क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं इस तरह की डेफिनेशंस। और एक्सॉस्टिव डेफिनेशन में क्या करते हैं, आप डेफिनेशन को कंप्लीट तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है, कंप्लीट तरह से डिफाइन कर लेते हैं। एंड नाउ यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। तो आपने उन्हें कुछ डेफिनेशन देखा होगा, जैसे कंपनी की डेफिनेशन है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। सारी डेफिनेशंस क्या है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन क्या करती है, डेफिनेशन इज कंप्लीट, ठीक है, ये पूरी तरह से परफेक्ट होती है और उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते उसके बाद। लेकिन इंक्लूसिव डेफिनेशन जो होती है, डेफिनेशन देने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर भी चेंजेस होते हैं। मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वो टर्म में और भी चीजें क्या होंगी, इंक्लूड होंगी, तो उसको इंक्लूसिव डेफिनेशन बोलते हैं, ठीक है। सो लेट मी नो अगर आपको यहाँ पे ये दोनों चीजें समझने में कोई डाउट है तो। inclusive definition and exhaustive definition are two types of definition, ठीक है। डेफिनेशन मतलब जो भी डेफिनेशन आप अभी पढ़ेंगे सारी चीजों की, ठीक है। टैक्स इज नॉट थ्योरी सब्जेक्ट, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इट इज नॉट एट ऑल थ्योरी सब्जेक्ट। और ये जो है आपका खाली इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, इसमें थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसके बाद आप जो पढ़ेंगे सारे प्रैक्टिकल्स ही पढ़ने वाले। बट बिफोर गोइंग टू द प्रैक्टिकल पार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स, ठीक है। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन ऑल्सो आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। अभी जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे या तो वो इंक्लूसिव डेफिनेशन होगी या तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होगी, या तो कंप्लीट होगी या तो फिर उसमें कुछ एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। ओके, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो वी विल मूव फर्दर। अब यहाँ पे देखो हुज असेसी, असेसी किसको बोलते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, ठीक है। ओनली अ पर्सन हु पेज टैक्स, नो, जिस जो टैक्स पे करता है सिर्फ उसी को असेसी बोला जाता है क्या, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। असेसी की डेफिनेशन में वो भी आते हैं जो बंदे लाइबल हैं यहाँ पे टैक्स पे करने के लिए किसी और के टैक्स, मतलब आप ने खुद ने टैक्स नहीं पे करना है, आपको किसी और का टैक्स पे करना है तो भी आप क्या होंगे, आपको असेसी ही बोला जाएगा, ठीक है। An assessee is a person who is liable to pay the taxes under the provision of Income Tax Act। तो assessee की डेफिनेशन में पहले तो वो आएंगे जो कि liable to pay tax है यहाँ पर। दूसरा, assessee can also be a person with respect to whom any proceedings have been initiated। तो आप भले ही आपने टैक्स पे नहीं किया या आप लाइबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए, या आप तक के प्रूव नहीं हुआ है आप लाइबल हो के नहीं, लेकिन आपके अगेंस्ट कुछ कोर्ट केस चल रहा है, प्रोसीडिंग्स चल रही है आपके लिए, ठीक है। आपको फाइन एंड पेनल्टी पे करना है अंडर दिस एक्ट, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात कर रहा हूँ। इसमें आपके अगेंस्ट कुछ प्रोसीडिंग्स है और जहां पर आप लाइबल हो कुछ फाइन्स पेनल्टी वगैरह पे करने के लिए, तो भी क्या होंगे आप, आपको असेसी ही बोला जाएगा। तो असेसी मतलब जो टैक्स पे करता है, फाइन एंड पेनल्टी पे करेगा अगर इस एक्ट में, तो भी उसको क्या बोलेंगे आप, असेसी ही बोलेंगे। Whose income has been assessed under the Income Tax Act 1961, assessee is any person who is deemed assessee। डीम्ड एसएससी का मतलब अभी कोई माइनर है, ठीक है। अब माइनर तो खुद टैक्स नहीं पे करेगा ना, उसके लिए किसी और को पे करना है टैक्स उसके बिहाफ पे, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि माइनर का इनकम जो है किसी और की इनकम के साथ इंक्लूड होता है और उसको टैक्स पे करना होता है, तो ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं, डीम्ड एसएससी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने खाली एक एग्जांपल दिया, काफी सारी चीजें टैक्स 2 में आपको पढ़ना है, ठीक है। बट ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि असेसी की डेफिनेशन में पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स वो भी आएगा, जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट केस चल रहा है इस एक्ट में, फाइन एंड पेनल्टी पे करना है, ठीक है, वो भी इस डेफिनेशन में आएगा। डीम्ड असेसी का मतलब क्या होता है, असेसी इन डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जिस बंदे ने टैक्स पे करना है किसी और के इनकम का, ठीक है, वो भी किसमें आएगा, आपके डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी मतलब एक्चुअल एसएससी को नहीं बोलते हैं, डीम्ड एसएससी मतलब हम लोग उसको एसएससी मान लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज, किसी भी बंदे से आपको टैक्स कलेक्ट करने के लिए पहले उसको एसएससी तो बनाना पड़ेगा,
ठीक है, बट अगर उसका खुद का इनकम नहीं है, खुद का टैक्स नहीं है, किसी और का टैक्स वो पे कर रहा है, तो आपको एटलीस्ट उसको डीम्ड एसएससी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो डीम्ड एसएससी इज नॉट एक्चुअल एसएससी, वो किसी और का टैक्स पे कर रहा है या किसी और के इनकम के लिए लाइबल हुआ है यहाँ पर, तो भी इसको आप क्या बोलेंगे, एसएससी इन डिफॉल्ट, या फिर डीम्ड एसएससी भी क्या होते हैं, एसएससी ही होते हैं। लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट। यहाँ तक कि हम लोग कंक्लूड करेंगे, यहाँ से पहले यहाँ से लिखे टैक्स, सॉरी okay. The meaning of tax, the difference between direct tax and indirect tax, the meaning of income tax actually, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो डेफिनेशन है, जो सेक्शन 1 है, जो इंट्रोडक्शन है इनकम टैक्स का, वो ये आपके लिए जरूरी नहीं है, मेरी टाइम जोन वो पढ़ना नहीं है आपको। टाइप्स ऑफ डेफिनेशन और टाइप, जो फर्स्ट हम लोगों ने डेफिनेशन देखा है एसएससी की, वो यहाँ तक कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। आने वाले शायद 2 लेक्चर्स आपके थ्योरी ही रहेंगे, 2 और लेक्चर्स जो होंगे वो थ्योरी ही होंगे, बट देयर आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल्स के साथ में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हाँ थोड़ा बहुत है, लेकिन आपको ये थ्योरीज वगैरह पढ़ने हैं। कुछ थ्योरी पार्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट्स उसके ऊपर भी हैं, कुछ थ्योरी के ऊपर है। ठीक है, तो वो भी हम लोग सीखेंगे अभी आने वाले इसमें लेक्चर्स में। मैं शेयरिंग स्टॉप करूं, मैंने ये मटेरियल ऑलरेडी आपको भेज दिया है आपके ग्रुप में, ये पीपीटी आपको ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिया, आपके ग्रुप में है, सो यू गो थ्रू इट। इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। यहाँ पर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछो, आई एम वेटिंग, आई विल टेक अटेंडेंस नाउ। Okay, so if there is no doubt, I will stop recording.